जय हिंद फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। जो भी हमारी इम्पोर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको हम आज कवर करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारी जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ख़त्म कर ली जाएं। अगर इस वीडियो में नहीं होती है तो हम इसका पार्ट सेकंड बना देंगे। लेकिन जितनी भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आज हम वो ही इम्पोर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। या तो हम आज इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे या इसके सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं आज की हमारी पहली जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है DRDO। हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? DRDO। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन आती है? डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। डीआरडीओ किसके मंत्रालय के अधीन आती है? डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। रक्षा के अधीन एक संगठन है। किसके अधीन है? रक्षा मंत्रालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना हुई है 1958। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत। प्रारंभिक भूमिका डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने 1948 में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला और डीआरडीओ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य कार्य डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? सेना के लिए उन्नत हथियार बनाना, मिसाइल, लड़ाकू विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, युद्ध प्रणालियों का विकास करना, सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना, देश की रक्षा प्रौद्योगिकी को आत्मनिर्भरता हासिल करना, रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करना। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ की कुछ उपलब्धियों के बारे में। डीआरडीओ की उपलब्धि क्या है? अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, नाग जैसी मिसाइलों का विकास किया। इसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी और आकाश मिसाइल भी है। विमान में अगर हम बात करें तो तेजस लड़ाकू विमान, जो कि हमारा इंडिजीनियस विमान है तेजस, जो कि पूरी तरीके से भारत में बना है। हालांकि पूरी तरीके से भारत में बना है ये तेजस विमान है, लेकिन इसका जो हम इंजन है वो हम नहीं बना पाते, वो हमें अमेरिका से मंगाना पड़ता है। तो अपने मन को शांति देने के लिए या ये बात बोलने के लिए कि हाँ हम हथियार पर काम कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि तेजस विमान पूरी तरीके से हमने खुद बनाया। लेकिन जो इसका इंजन, जो मेन चीज़ है, वो तो बाहर से आ रही है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, हम उसको बोल सकते हैं कि हम इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था कि हमें अपना खुद का इंजन बना रहा है, जिसका जो नाम दिया था वो कावेरी इंजन के नाम से दिया था। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, अब तो ब्रह्मोस मिसाइल प्रूव भी हो चुकी है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो तो प्रूव भी हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ब्रह्मोस के कारनामे। और ब्रह्मोस के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रह्मोस ने अपना सीईओ भी नियुक्त कर दिया है। तो ब्रह्मोस का सीईओ कौन है जिसने ब्रह्मोस को पब्लिसिटी प्रदान करी? वो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ये मैं नहीं बोला, ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने बोला। ब्रह्मोस के सीईओ कौन है? डॉक्टर क्यों लगा दिया? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ठीक है। और अगला है ये क्या है? सिंधु नेत्र उपग्रह का प्रक्षेपण। सिंधु नेत्र उपग्रह का प्रक्षेपण, AK-203 राइफल, दुर्गा 2 लेज़र हथियार बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे आने वाले टाइम में जो हथियारों का यूज़ किया जाएगा, हो सकता है कि वो जो लेज़र हथियार हैं आगे आने वाले टाइम में उन्हीं लेज़र हथियारों का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो अमेरिकी सेना ने वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के, निकोलस मादुरो, उनको ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने लेज़र वेपन का वहाँ पर यूज़ किया गया था, जिससे जो वेनेजुएला के जो
जो सेना थी वो इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाई, तो वहाँ पर लेज़र हथियारों का यूज़ किया गया था। तो आगे आने वाले टाइम में लेज़र हथियार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर। तो और देखते हैं हम डीआरडीओ के बारे में। अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में क्या है? मार्स रोबोट बारूदी सुरंगों और आईडी को निष्क्रिय कर सकता है। ये मार्स रोबोट है, मार्स रोबोट बारूदी सुरंगों और आईडी को निष्क्रिय कर सकता है। समुद्री जल पीने के योग्य बनाने वाली तकनीक पनडुब्बी सोनार प्रणालियाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रणाली है सोनार। अगर एग्जाम में आ जाए सोनार क्या है, तो सोनार रडार सिस्टम है, लेकिन कहाँ पर काम करता है? समुद्र के अंदर की चीज़ों को पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर ये सोनार सिस्टम काम करता है। हाइपरसोनिक क्रूज वाहन और हाइपरसोनिक मिसाइलें। आगे देखते हैं। अगली हमारी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो भारत की एक क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, और अमेरिका की क्या है? नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा। भारत की का क्या नाम है? इसरो। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसरो, डीआरडीओ, इनके मुख्यालय कहाँ है, और बच्चे ऐसी छोटी छोटी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसरो के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर वी नारायण। उद्देश्य: राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान ग्रहों की खोज करना, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान, विभिन्न वैज्ञानिक और संचार उपग्रहों का विकास और प्रक्षेपण, जैसे कि रिमोट सेंसिंग और संचार उपग्रह के बेड़े का संचालन करना। इसरो की उपलब्धियों के बारे में हम बात करते हैं। जो इसरो की जो उपलब्धियां हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसरो की उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह, इसको याद रखना। भारत का पहला उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को इसको प्रक्षेपण किया गया था। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर को पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह SSLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया था। इसरो ने बाद में 2 अन्य लॉन्च पैड विकसित किए, ध्रुवीय PSLV और GSLV, भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बनाने जा रहा है। कहाँ पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तीसरे लॉन्च पैड को अगली पीढ़ी के रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसरो ने चंद्रमा, सूर्य और मंगल ग्रह के भी मिशन किए हैं। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। 5 नवंबर 2003 मंगल ग्रह मंगल ऑर्बिटर मिशन, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचाया। इस प्रकार भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र बना। इसरो ने अपना दूसरा 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा के इसरो ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी। 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च करके सूर्य व लैंग्राज बिंदु तक
पहुंचा के मील का पत्थर साबित किया। इसरो के उपग्रह मिशन, इसरो के उपग्रह मिशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसरो के उपग्रह मिशन जून 2016 तक इसरो ने 200 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। कितने? 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। 2017 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला विश्व का रिकॉर्ड बनाया किसने? इसरो ने। भारत इसरो के दो नवीनतम मिशन, इसरो के दो नवीनतम मिशन कौन से हैं? तमिलनाडु, इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रक्षेपण किया। यह इंजन भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो विदेशी क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर को कम करता है। इसरो का स्पेसएक्स मिशन पूर्णतः सफल। स्पेसएक्स मिशन क्या है? इसरो का स्पेसएक्स मिशन क्या है? अभी हम इसरो के स्पेसएक्स मिशन के बारे में देखते हैं। स्पेसएक्स मिशन पूर्णतः सफल। स्पेसएक्स मिशन की सफलता से अमेरिका, रूस व चीन के पश्चात भारत ऐसी क्षमता वाला चौथा देश बना है। स्पेसएक्स मिशन वाला क्या भारत कौन सा देश बना है? भारत एक चौथा देश बना है। स्पेसएक्स मिशन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60, ये इंपॉर्टेंट है, किससे? PSLV C60 के द्वारा किया था। स्पेसएक्स मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना और अलग करना है। स्पेसएक्स मिशन की उपलब्धि। स्पेसएक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में केवल 4 दिन में लोबिया के बीज, किसके बीज? लोबिया के बीजों को अंकुरित किया गया। बीज पूछ ले तो किसके बीज? लोबिया के बीज। किस मिशन के तहत? इसरो के स्पेसएक्स मिशन के तहत। स्पेसएक्स मिशन में क्या है? दो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में आपस में जोड़ना, डॉक करना और अनडॉकिंग करना, यानी जोड़ना और अलग करना। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा जब हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे तो वहाँ पर यह तकनीक काम करेगी। हाल ही में इसरो ने देश का सबसे भारी उपग्रह लॉन्च किया। देश का सबसे भारी उपग्रह लॉन्च किया, इसको बाहुबली भी बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या है? CMS-30। क्या नाम है? CMS-30 उपग्रह। इसमें क्या क्या है? को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया, जिसका वजन कितना है? 4410 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किलोग्राम, किलोमीटर नहीं किलोग्राम होगा यहाँ पर, 4400 किलोग्राम। CMS-03 उपग्रह का उद्देश्य पूरे भारत और आसपास के समुद्री इलाकों में संचार सेवाओं को बेहतर बनाना है। ये इसका मिशन है। अगली देखते हैं। अगली नेशनल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बार्क। बार्क की स्थापना कब हुई थी? बार्क की स्थापना हुई थी 1954 में। होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे के रूप में इसकी स्थापना। इसको पहले क्या बोलते थे? ट्रॉम्बे। उनके निधन के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बार्क। उन्हीं के नाम पर कर दिया गया। भाभा एटॉमिक रेफरेंस, यहाँ पर रेफरेंस लिख गया है, ये जो रेफरेंस है ये गलत है। रिसर्च होगा यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर? रिसर्च। ये रिसर्च होगा यहाँ पे। ठीक है। बार्क निदेशक, इसके निदेशक कौन है? विवेक भसीन। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में। पर्यवेक्षण, इसका प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री। जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च, जो एटॉमिक वाला जो पूरा जो सेक्शन है, जो एटॉमिक वाला जो डिपार्टमेंट है, वो किसी को दिया नहीं जाता। जो कैबिनेट बनती है उसमें ऐसा नहीं कि कोई एटॉमिक मिनिस्टर होगा, नहीं। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर अपने पास रखता है। तो एटॉमिक वाला जो डिपार्टमेंट है ये किसके पास है? भारत के प्रधानमंत्री के पास। उन्हीं से सारी चीज़, PMO से ही, प्राइम मिनिस्टर की सहमति से ही एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में सारे काम होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एटॉमिक। मुख्य कार्य क्या है? बार्क भारतीय परमाणु कार्यक्रम के लिए परमाणु विज्ञान, रासायनिक इंजीनियरिंग, पदार्थ विज्ञान संबंधित क्षेत्र के उन्नत अनुसंधान और विकास करता है।
परमाणु ऊर्जा और रिएक्टर प्रौद्योगिकी, स्वदेशी रिएक्टर का विकास। बार्क ने भारत के अपने दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर PHWR और उन्नत भारी जल रिएक्टर AHWR को डिजाइन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पावर सेक्टर, 1956 में स्थापित अप्सरा भारत 1956 में स्थापित अप्सरा भारत का पहला रिएक्टर था और बार्क ने 5 से अधिक पावर रिएक्टर सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं, जिससे भारत परमाणु रिएक्टर पर स्वतंत्र रूप से शोध और डिजाइन करने में सक्षम हो गया है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, जो हमने देखा, दो दबाव युक्त। कलपक्कम में 80 मेगावाट का भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बार्क ने डिजाइन किया, जो प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग कर सकता है। अगला हम देखते हैं आगे क्या है। परमाणु ईंधन और अपशिष्ट प्रबंधन। परमाणु ईंधन, बार्क ने उन्नत पुनर्संसाधन तकनीकें विकसित की हैं जो खर्च किए गए परमाणु ईंधन को रिसाइकल करने और रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण हैं। थोरियम ईंधन चक्र पर भी अनुसंधान और विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चिकित्सा और कृषि अनुप्रयोग। बार्क ने विकिरण चिकित्सा, कैंसर उपचार, चिकित्सा इमेजिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें कैंसर उपचार के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का विकास किया गया है। कृषि में विकिरण के अनुप्रयोगों के माध्यम से खाद्य संरक्षण, फसल सुधार जैसे प्रमुख कार्य भी किए गए हैं। अन्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान। भाभा कवच क्या है? भाभा कवच नामक एक हल्की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई, जिसे गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक और मापन। त्वरित और लेजर प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स मापन यंत्र, इंस्ट्रूमेंटल में अनुसंधान और विकास भी बार्क के कार्यों का हिस्सा है। जल उपचार, बार्क ने अपशिष्ट जल उपचार के लिए DC एक्सीलरेटर जैसी प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ने भारत को परमाणु संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी, अनुसंधान रिएक्टरों का निर्माण किया, विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया है और वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये हो गया इसरो, DRDO, इसरो और बार्क, 3 ऑर्गेनाइजेशन हो गई। सारा कुछ इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस इस वीडियो में बता दिया है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इससे छूटा है, जो आपके एग्जाम में आए और आपसे ना हो। आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है UPI। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? NPCI ऑर्गेनाइजेशन है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। क्या? UPI क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI उपयोगकर्ता को एक ही मोबाइल ऐप से कई खातों को लिंक करने और तुरंत फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। UPI एक सुरक्षित, सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है जिसके लिए बैंक विवरण जैसे खाता नंबर, IFSC कोड को साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्य विशेषताएं, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल से इस बार UPSC में भी आया हुआ है। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? रियल टाइम ट्रांसफ़र, एकीकृत मंच, सुरक्षित है, सुलभ है, आप 24 घंटे में कभी भी भुगतान कर सकते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान, व्यापारियों को भुगतान, बिल भुगतान शामिल है, सरल पहचान है, स्कैन एंड पे है, स्कैन करिए पे हो जाएगा। सुविधा, बिजली, पानी, गैस जैसी उपयोगिता बिलों का भुगतान करना आसान बनाता है। आप एक ही ऐप से विभिन्न प्रकार के भुगतान कर सकते हैं, जैसे कि बिल भरना, पैसे भेजना और बिलों का भुगतान करना, ये आप कर सकते हैं। अब भारत के बाहर भी तो UPI की सबसे बड़ी सफलता क्या है? भारत के बाहर जिन जिन देशों ने UPI अपनाया हुआ है वहाँ पर आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट इंडियन करेंसी में। तो ये बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया सुविधा। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन देशों ने UPI को अपनाया हुआ है। वहाँ पे UPSC में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। UPSC में थोड़ा डीपली आ जाएगा, 3-4 देश दे देगा, 1 और 2, 2 और 3 ऐसा करके। अब बाकी में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि किस देश में नहीं अपनाया, ये भी हो सकता है।
तो हमारे सबसे पहले पड़ोसी, सबसे पहला हमारा देश कौन सा है? सबसे पहला है नेपाल। सबसे पहले पड़ोसी देख लेते हैं, नेपाल भी है, फिर भूटान भी है, फिर श्रीलंका भी है। ये हो गए हमारे पड़ोसी देश, ठीक है। अब इसके बाद फ्रांस, भारत के सपोर्ट में रहता जाता तो फ्रांस भी हो गया। यूएई भी हो गया। मॉरिशस में तो होना ही है, मॉरिशस भी हो गया। एक सिंगापुर और मलेशिया दोनों को साथ पढ़ना है, और एक कैरेबियन देश है ट्रिनिदाद एवं टबैगो, एक कैरेबियन देश है। तो कुल मिला के 9 देश हो गए जो यूपीआई को अपना चुके हैं, भारत का यूपीआई अपना चुके हैं। वहाँ पर यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आप इन देशों में जाएंगे तो। अगली ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, अगली क्या है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है ईडी, आजकल बहुत चर्चा में है ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी जो भारत सरकार की कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है, ये आर्थिक मामलों की खुफिया जांच करती है, आर्थिक खुफिया एजेंसी। और जो खुफिया एजेंसी है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इसमें दी हुई है। स्थापना, ईडी की स्थापना 1 मई 1956। ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली। ईडी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो ईडी वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करती है। अध्यक्ष कौन है ईडी के? राहुल नवीन। ईडी के अध्यक्ष कौन है? ईडी के अध्यक्ष हैं राहुल नवीन। ईडी का मुख्य काम आर्थिक कानूनों को लागू करना और वित्तीय अपराधों का निपटान करना है, आर्थिक आरोपों की जांच करना, उन्हें रोकना। ईडी धन शोधन पीएमएलए और विदेशी मुद्रा प्रबंधन एफईएमए जैसे कानूनों को लागू करती है, ठीक है। ईडी के बारे में हो गया। अगली कौन सी है? अगली है सीवीसी। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सीवीसी की स्थापना कब हुई है? 1964 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मिलाने के लिए, एक तरफ ईडी लिखा होगा, एक तरफ इनकी ईडी लिखा होगा, एक तरफ स्थापना लिखी होगी। ईडी का तो डायरेक्ट, सीवीसी का तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। किस समिति की सिफारिश पर ईडी और सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी? तो किसकी? के संथानम समिति की सिफारिशों पर। वैधानिक दर्जा 2003 में संसद द्वारा पारित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय है। ये क्या है? ईडी क्या है? एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक और संवैधानिक, संवैधानिक जो संविधान में लिखा हुआ है, सांविधिक जो संविधान के अनुसार तो है लेकिन उसको अलग एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। सीवीसी हो गई, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग, जैसे नीति आयोग हमने बनाया, तो ये होते हैं सांविधिक, स्टेटूचरी बॉडी। और वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है, ठीक है, जो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। जैसे जैसे राज्यपाल, महाधिवक्ता, जजेस, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? श्री निट्टूर श्रीनिवास राव। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सीवीसी के। सरकारी, इसका काम क्या है? सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को रोकना, लोक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को रोकना। मुख्य कार्य क्या है ईडी के? सीवीसी सतर्कता गतिविधि, सॉरी ईडी के नहीं, सीवीसी की सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच और सिफारिशें करता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से संबंधित मामलों की जांच, पूछताछ और समीक्षा करता है। अधिकार, सीवीसी के अधिकार, सीवीसी के अधिकार, सीवीसी के अधिकार क्या है? सीवीसी के पास स्वयं कोई अन्वेषण शाखा नहीं है। यह जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जैसे अन्य निकायों पर निर्भर करता है। अगला है लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अधिकारों की जांच करता है, जबकि लोकायुक्त राज्य सरकार। तो लोकपाल केंद्र सरकार, लोकायुक्त राज्य सरकार के अधीन आने वाले अधिकारियों के मामलों को देखता है। गठन कब हुआ था इसका? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। जब आपको याद हो कि 2013 में अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, इनके नेतृत्व में जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था वो इसी को लेकर हुआ था। तो उसी आंदोलन के बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित किया गया था, ठीक है। अगला आता है लोकपाल के अधिकार क्षेत्र। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, संसद सदस्य आते हैं, ग्रुप ABC के
अधिकारी, ग्रुप एबीसी के अधिकारी, इसमें आईएएस ऑफिसर भी आते हैं। सभी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। कार्य, भ्रष्टाचार के कार्य क्या है इसका, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करता है। वर्तमान लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त। वर्तमान लोकपाल कौन है? न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर। शपथ ग्रहण 10 मार्च 2024, 10 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। किनको? अजय माणिकराव खानविलकर। अब आते हैं लोकायुक्त पर। लोकायुक्त क्या है? कार्य, राज्य जो काम लोकपाल केंद्र स्तर पर करता है वही काम लोकायुक्त राज्य स्तर पर करता है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करता है। अधिकार क्षेत्र क्या है? राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले मंत्रियों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। अगला क्या है? सीबीआई, अगला है सीबीआई। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं मिसलेनियस, जिसको हम विविध बोलते हैं, ये उसमें आते हैं। तो हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन विविध सेक्टर से होते हैं जो हम नहीं कर पाते। हम जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से सब पढ़ लेते हैं लेकिन हम ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि ये कि विविध जो कॉन्सेप्ट है, विविध जो चैप्टर है या जो टॉपिक है, ये उसमें आते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो उसमें अगली हमारी जो संस्था है कौन सी है? सीबीआई, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1963, स्थापना का आधार 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान एसपीई का गठन, जिसे बाद में सीबीआई में विलय कर दिया गया। मुख्यालय नई दिल्ली। सीबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री डीपी कोहली। सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। स्थापना का उद्देश्य भ्रष्टाचार, सरकारी गबन, धोखाधड़ी और समाज विरोधी अपराधों जैसे जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे गंभीर अपराधों की जांच करना। ठीक है, अगली हमारी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। स्थापना 1987 में अंग्रेजों द्वारा केंद्रीय विशेष शाखा के रूप में की गई थी। आईबी की स्थापना किसने करी? अंग्रेजों ने। अधीनस्थता आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये किसके अंदर आती है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। विभाजन 1968 में विदेशी खुफिया जानकारी के लिए अलग संगठन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, बहुत ही ज़्यादा खबरों में रहता है, रॉ का गठन किया गया था। इसके बाद आईबी को उसके बाद क्या हुआ था? जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को मुख्य रूप से घरेलू जो मामले हैं उन पर केंद्रित कर दिया गया। कहाँ पर? घरेलू मामलों पर केंद्रित कर दिया गया। तो 1968 में क्या हुआ था? पहले थी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो 1968। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो देश के अंदर की खुफिया जानकारी रखती थी कि कोई देश के खिलाफ तो ऐसा काम नहीं कर रहा जैसे देश को नुकसान हो। लेकिन 1962 में इंडिया चाइना वॉर और 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर, वहाँ पर हमें महसूस हुई कि हमें अब एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो भारत के बाहर भी, भारत की बाउंड्रीज़ के बाहर भी नज़र रखे कि कहीं बाहर के खिलाफ से तो हमारे पास कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही जिससे देश को नुकसान हो। तो तब क्या बनाई गई? रॉ। कब बनी? 1968। तो रॉ को हम क्या बोलेंगे? 1968 में। आईबी 1887 में अंग्रेजों के ज़माने से काम कर रही थी आईबी। अच्छा, आईबी के वर्तमान निदेशक कौन है? तपंडेका। आईबी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कार्य वही, इसका मुख्य कार्य देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रति खुफिया जानकारी जुटाना और आतंकवाद से निपटना है। अगली है एनआईए। अगली क्या है? एनआईए। एनआईए के बारे में जानते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। इसकी स्थापना कब हुई है? 2008 में। तो एनआईए की स्थापना कब हुई? 2008 में, जो कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद। जब 1962 में वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान का, हमारे पास खुफिया इंटेल नहीं थी जिससे हम वो जंग हारे। फिर 1965 में भी हमारे पास युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो हमने उन कमियों को दूर करने के लिए क्या बनाई? रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उसके बाद जब 26/11 मुंबई अटैक हुआ,
तब हमने क्या बनाया, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। IB के साथ मिलकर अब इसको भी काम करना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। IB खुफिया जो जानकारी उसको जुटाती है, लेकिन NIA को विशेष अधिकार कुछ दिए गए हैं कि ये किसी को भी पकड़ सकती है। विशेष अधिकार दिए गए हैं NIA को, जो कि भारत में जो आतंकवादी हमले हैं उससे निपटने के लिए इसको बनाया गया है। NIA गृह मंत्रालय के अधीन आती है। क्षेत्रीय कार्यालय, इसके पूरे भारत में कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे हैदराबाद में, गुवाहाटी में, कोची में, लखनऊ में। अध्यक्ष IPS सदानंद वसंत, IPS सदानंद वसंत। उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करना, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता से जुड़े अपराधों की जांच करना, नकली मुद्रा, नशीली दवाओं, मानव तस्करी जैसे मामलों की जांच करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों को लागू करना जो आतंकवाद से संबंधित है। अधिकार, जैसे कि मैंने बताया कि जो NIA है इसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। NIA राज्यों से अनुमति के बिना भी जांच कर सकती है। NIA आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले लोगों की संपत्ति जब्त कर सकती है। NIA के अधिकारियों के पास जांच के दौरान सामान्य पुलिस अधिकारियों के समान ही शक्ति, कर्तव्य, विशेषाधिकार हैं। NIA द्वारा जांचे गए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं, जिनके पास दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां हैं। नेतृत्व कौन करता है? एजेंसी का नेतृत्व एक महानिदेशक DG करता है, जो एक वरिष्ठ IPS अधिकारी होता है। ठीक है, अब अपना NIA हो गई। अब हम अपनी अगली देखते हैं। अगली क्या है? रॉ। इसके बारे में हम थोड़ी ऊपर भी बात कर चुके हैं। रॉ की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना 21 सितंबर 1968, IB को 2 पार्ट में करके। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है इसके? पराग जैन। तो रॉ के अध्यक्ष कौन है? पराग जैन। नेतृत्व, यह कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करती है और इसका नेतृत्व एक सचिव करता है, जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, जो सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं सीधे। उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के राजनीतिक सैन्य घटनाओं पर नजर रखना, जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। राज्यों या आतंकवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न किसी भी खतरे को गुप्त रूप से बेअसर करना, भारत के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करना, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। ये है अपने रॉ के काम। अगली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को RBI अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार। स्थापना का आधार हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन की सिफारिशों पर की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, फिर 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में नहीं है, बम्बई में है। कहाँ पर है? बम्बई में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका? 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। प्रतीक, लोगो, एक बंगाल टाइगर, एक ताड़ का पेड़, पाल्म ट्री, बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। गवर्नर, नेतृत्व कौन करता है इसका? नेतृत्व कौन करता है? गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कहाँ, किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा करती है, और वही बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठते हैं जहाँ नीतियाँ बनती हैं। पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? CD देशमुख। 1943 से 30 जून 1949 तक CD देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। मुख्य काम फंक्शन क्या है RBI के? सबसे पहला है मौद्रिक नीति बनाना, मुद्रा जारी करना, बैंकिंग प्रणाली नियामक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बैंकों के बैंक के रूप में, सरकार के बैंकर के रूप में, और विकास को बढ़ावा देना। अगली क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? अगला क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, ग्रामीण विकास के लिए।
नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को। मुंबई इसका स्थान मतलब हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके प्रमुख कार्य क्या है? नाबार्ड के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। नाबार्ड के प्रमुख कार्य, कृषि और ग्रामीण विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्राम उद्योगों के विकास के लिए वित्त प्रदान करना। वित्तीय सहायता, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि ग्रामीण गतिविधियों के लिए ऋण देने में मदद करना। बुनियादी ढांचा विकास में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता देना। सूक्ष्म वित्त, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SGS और संयुक्त देयता समूह JLGS के माध्यम से सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देना है। नियामक भूमिका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs और सहकारी बैंकों SSBs DCCBEs का निरीक्षण और विनियमन करना है। ग्रामीण उद्यमिता, ग्रामीण उद्यमियों और हस्तशिल्पकारों को प्रशिक्षण और विपणन सहायता प्रदान करना है। सरकारी योजनाओं में मदद, केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को डिजाइन करने में, लागू करने में सहायता करता है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है। इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। अगला क्या है? अगला है IRDAI, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। इसको याद रखना है। इसका IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है IRDAI के? IRDAI के वर्तमान अजय सेठ। मुख्य कार्य और उद्देश्य, पॉलिसी धारकों के हित की रक्षा, यह सुनिश्चित करना कि बीमा कंपनियां ग्राहकों के साथ सही व्यवहार करें और उनके हितों का ध्यान रखें। बीमा उद्योग का विकास, भारत में बीमा क्षेत्र के त्वरित और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना। पंजीकरण और विपणन, बीमा कंपनियों, मध्यस्थों जैसे एजेंटों, ब्रोकर का पंजीकरण करना और उनके लिए नियम बनाना। दावा निपटान, वास्तविक दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करना और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना। पारदर्शिता, पॉलिसी दस्तावेजों को सरल और समझने योग्य बनाना। वित्तीय सुरक्षा, बीमा कंपनियों को वित्तीय स्थिरता और शोधन क्षमता सॉल्वेंसी मार्जिन बनाए रखना। ग्रामीण और कमजोर वर्गों का बीमा, ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों तक बीमा कवरेज पहुंचाना। ठीक है, ये क्या हो गया IRDAI के बारे में। अगला क्या है? सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी 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 क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। स्थापना कब हुई इसकी? 12 अप्रैल 1988 को। एक कार्यकारी निकाय के रूप में। वैधानिक शक्ति कब दी गई? 30 जनवरी 1992 को। सेबी अधिनियम 1992 एक तहत वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? तुहिंत कान पांडे। ये एग्जाम में आ सकता है, PCS में भी आ सकता है, UPPCS में तो आ ही सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। उद्देश्य, निवेशकों का संरक्षण, बाजार का विकास, पारदर्शिता, नियम बनाना, धोखाधड़ी रोकना, नियामक शक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगली क्या है? फसाई। फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और नियामक और मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। लागू, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। खाद्य सुरक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 को खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 और 6 प्रमुख विनियमों की अधिसूचना के साथ 5 अगस्त 2011। तो फसाई को लागू कब किया गया है? FASSI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको स्थापित कब किया गया है? 5 अगस्त 2011। 5 अगस्त 2011। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुश्री पुण्या सलीला श्रीवास्तव। मुख्यालय दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ पर है मुख्यालय? मुंबई में।
IRDAI का कहाँ पर है? हैदराबाद में। और ऊपर कौन सा था? IRDAI। और अगला कौन सा हमने देखा था? RBI और IRDAI। और सेबी का भी कहाँ पर है? मुंबई में। फसाई का कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका दिल्ली मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य मानक निर्धारण करना, भोजन के लिए वैज्ञानिक मानकों और दिशा निर्देशों को बनाना, विनियमन, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करना, लाइसेंस और पंजीकरण करना, खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस देना और उनकी निगरानी करना, जागरूकता, खाद्य सुरक्षा और पोषण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाना, नीति निर्माण, सरकार को खाद्य सुरक्षा नीतियों पर सलाह देना। ये इसका काम हो गया। अगला देखते हैं, अगली ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? अगली ऑर्गेनाइजेशन है ICMR, इंडियन काउंसिल, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। स्थापना 1911 में। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन IRFA के रूप में। 1949 में इसका नाम बदलकर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR कर दिया गया। कब? 1949 में। और इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान निदेशक कौन है? डॉक्टर राजीव बहल। तो RBI का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। IRDAI का मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद में। ICMR का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। फसाई, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में था ना, फसाई का मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली में। ठीक है, इसका दिल्ली में। ICMR, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है इसके? अनुसंधान, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, टीबी, कैंसर, मधुमेह और पोषण, प्रजनन, व्यावसायिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान करना। समन्वय, देश भर के चिकित्सा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अनुसंधान को बढ़ावा देना। नीति निर्माण में स्वास्थ्य देखभाल नीतियों और चिकित्सा प्रगति के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। क्षमता निर्माण, युवा शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करना। अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। कोविड-19 महामारी के दौरान कोवैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अनुसंधान किया। ठीक है, ये हो गई हमारी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। स्थापना 1971 में, तो कई बार पूछा गया UPPCS में NTPC। और 2010 में महारत्न का दर्जा मिला। मुख्य कार्य बिजली उत्पादन, थर्मल, हाइड्रो, सोलर आदि के और वितरण। उद्देश्य सभी के लिए विश्वसनीय, कुशल और किफ़ायती बिजली उपलब्ध कराना। लक्ष्य 2032 तक। तो इसका लक्ष्य क्या है? 2032 है कि 2030 है? मुझे ध्यान नहीं आ रहा 2032 है या 2030 है। आप नेट पर सर्च करके देख लेना, इसके ऊपर कंफर्म कर लेना 30 है या 32 है। 130 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना और 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखना। स्थिति भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र PSU है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, NTPC का। विस्तार यह न केवल थर्मल पावर बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन और अन्य समाधानों में भी सक्रिय है। अगली कौन सी है नेशनल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन? अगली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु में कहाँ पे स्थित है, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। स्थापना 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में और 1964 में HAL। तो HAL कंपनी 1964 लिखना। HAL पूछा तो 1964 बोल रहा है। मौजूदा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर DK सुनील। मौजूदा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर DK सुनील। कार्य विमान, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन और उनके स्पेयर पार्ट्स का डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव करती है। प्रमुख उत्पादन में क्या है? तेजस लड़ाकू विमान, जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी, तेजस लड़ाकू विमान।
ध्रुव हेलीकॉप्टर और MiG-21 जैसे विमानों का लाइसेंस उत्पादन। ठीक है, तो हमारी और बची है। तो हमारी इम्पोर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हमने सोचा था कि 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमारी इसी वीडियो में सारी इम्पोर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कोई एक आध अगर कोई नेशनल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बची है तो आप उसको देख लेना, वरना मैं कोशिश करूँगा और ढूंढने की। अगर कोई और इम्पोर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बची होगी तो मैं उसकी एक और वीडियो बना दूंगा, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो में जो भी मटेरियल है अगर वो अच्छा लगा हो, अगर आपके किसी काम आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ जो एग्ज़ाम में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है बस वही यहाँ पर कराई जाएगी, बाकी और कुछ नहीं जो एग्ज़ाम पे इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना। जय हिंद।